नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम 15 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। दोस्तों, एक रैंक जारी हुई है फिश प्रोडक्शन में। इंडिया का फिश प्रोडक्शन में सेकंड रैंक आया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है डाटा। जैसे वीट के प्रोडक्शन में, चावल के प्रोडक्शन में हमारा रैंक क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और जिस फर्स्ट सेकंड थर्ड में खासकर हमें पता होना चाहिए कि हमारा रैंक क्या है, और ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन में हमारी सेकंड रैंक आई है। सबसे फर्स्ट रैंक किसकी है फिश प्रोडक्शन में? चाइना की। 30% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 30% चाइना करता है दोस्तों। और इंडिया टोटल का 8% करता है। तो आप यहां से देख सकते हो बहुत पीछे है। फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में काफी डिफरेंस है। और ये फिश प्रोडक्शन जहां पर होती है दोस्तों, ये होती है जहां पर समुद्र लगता हो। ठीक है ना, वहीं तो हो सकती है। तो जो हमारा साउथ इंडिया है वहां पर लोग फिश खाते भी हैं एज ए फूड, सी फूड भी बोलते हैं। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में गए हो तो सी फूड आप ऑर्डर करते हो तो उसके लिए। तो एक टर्म और है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसका नाम है ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन, हम एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिवोल्यूशन देखते हो, आपने हम पढ़े भी होंगे एग्रीकल्चर में। तो उसमें से एक रहता है ब्लू रिवोल्यूशन, और ये किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए तो सरकार ने एक योजना चलाई थी, पीएम मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य का मतलब ही मछली होता है, मछली को इंग्लिश में फिश बोलते हैं। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2020 में, 2020। ठीक है, और रैंक भी कौन सी है? सेकंड ही है। ठीक है, आपको याद रखनी है ये कब स्टार्ट हुई थी, 2020 में। ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मछलियों से, मछलियों के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने भी रिवोल्यूशन है उसके ऊपर अगर नजर डाल लेते हैं, काफी बार एग्जाम में आया है ये। ठीक है, ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है दोस्तों? ब्लैक, ब्लैक है पेट्रोलियम से, पेट्रोल। ब्लू हमने पढ़ लिया फिश से, आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो। ब्राउन, ब्राउन है लेदर से। गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट और हनी के प्रोडक्शन से। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन हमने पढ़ा है, काफी बार पढ़ा है, फूड ग्रेन से। ठीक है ना। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलो इन द वर्ल्ड। और ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फादर हैं इंडिया में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। ये दोनों ही पेपर में काफी बार आए हैं दोस्तों, ये PYQ है, इसको याद कीजिए। नॉर्मन बोरलो और एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। पिंक ऑनियन से रिलेटेड है। रेड मीट से, और टमाटो, टमाटर दोनों ही रेड होते हैं दोस्तों ये। सिल्वर एग और पोल्ट्री से। व्हाइट रिवोल्यूशन हम मिल्क से रिलेटेड पढ़ते हैं। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड से। तो आप इसके ऊपर नजर रखिए और अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। ये 10-11 हैं और आपको ये याद होनी चाहिए, पेपर में कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ग्रे रिवोल्यूशन किससे है? जैसे फर्टिलाइजर से है। पिंक, ये पूछे हैं, जा चुके हैं पहले पेपर में। ठीक है, और नॉर्मन बोरलो और एम एस स्वामीनाथन आपको याद रहना चाहिए, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैंने देखा है, ये एसएससी ने पूछा था। एसएससी का PYQ है, और जो भी एसएससी का PYQ होता है वो एचएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में है ये। नेल्लोर एक जगह है आंध्र प्रदेश में। श्रिम्प है ना, एक टाइप की मछली ही लगा लो, ये सी फूड में आता है, सी फूड में आता है ये श्रिम्प। झिंगुआ बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आपको बस ये याद रखना है, फिश से रिलेटेड रहता है श्रिम्प। और श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया नेल्लोर। तो यहाँ पर श्रिम्प बहुत ज्यादा कल्टीवेट होती हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों ब्रिक्स से रिलेटेड। ब्रिक्स का आपको पता होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में आर्टिकल आया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कब एस्टेब्लिश किया गया। 16 जून 2009 को, 2009 को इसको एस्टेब्लिश किया गया, 16 जून। तो आप याद रखिए, अगर 16 जून तो बिल्कुल याद रखनी ही है, 2009 तो रखनी ही है, 16 जून अगर याद रख सको तो बस ठीक रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो 2009 में जब ये बनी थी तो इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में, अगली साल, साउथ अफ्रीका बोला, साउथ अफ्रीका बोला कि मेरे को भी ऐड कर लो, तो ऐड कर लिया गया। ये किसको ऊपर, क्या एम क्या है, गोल क्या है? ट्रेड, इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन को मेंटेन रखना। तो उससे रिलेटेड ब्रिक्स का काम है। अब कितने देश हैं टोटल? अभी एट प्रेजेंट 2026 की बात कर रहे हैं तो 11 देश है।
अभी कितने, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका 2010 में आ गया था, फिर इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये देश भी बाद में ऐड हो गए थे। टोटल अब कितने हैं, 11 देश हैं। तो एक बार देख लो मैप में कहां पड़ते हैं। इजिप्ट तो यहाँ पे है जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इथोपिया भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, हमने थोड़े दिन पहले सोमालिया देखा था, उसका ही पड़ोसी है। सऊदी अरेबिया यहाँ पे है, यूएई यहाँ पे है, ईरान यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो अभी न्यूज में क्या है, 2026 की बैठक इंडिया में होगी 18वें नंबर की। कितने नंबर की, 18वें नंबर की ब्रिक्स की बैठक 2026 में इंडिया में होने जा रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, इसलिए ये न्यूज में आया था। तो कब बना था ये, 2009 में बना था। ठीक है, और इसके फाउंडिंग मेंबर कितने हैं, फाउंडिंग मेंबर तो 4 थे, फिर 5वां हो गया था, अब टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल, रत्नापानी टाइगर रिजर्व कहां पे है, रत्नापानी टाइगर रिजर्व कहां पे है, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। रत्नापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल दिया है दोस्तों, उसका नाम अब रख दिया गया है वीएस वकांकर। वीएस वकांकर, ये याद रखना है, वकांकर। ठीक है, वकांकर कौन थे, ये एक आर्कोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवरी की थी भीमबेटका केव्स की, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आपको पता है भीमबेटका केव्स बहुत सालों पुरानी है और इन्होंने डिस्कवर की थी। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे भीमबेटका केव्स, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है भीमबेटका, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो सर आपने, मैंने तो आज तक ऐसे ही याद किया था कि कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट क्यों बता रहे हो। दोस्तों मैंने ना एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या आया था, खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हैं। सबको पता है खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा एग्जामिनर ने, खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम कोई क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हो जाता है ना पुराना, मतलब और बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, चंदेलाज ने बनवाए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है। लेकिन उन्होंने पूछा कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है जो पिछली बार पीवाईक्यू में आ चुका है, तो हमें उसकी डिस्ट्रिक्ट का भी नाम पता होना चाहिए, इससे ये रेफरेंस निकलता है। जैसे हमने छतरपुर याद किया क्योंकि पेपर में आया था, तो ऐसे ही रायसेन याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा चीजों को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना पड़ता है, और बच्चे अब ज्यादा पढ़ रहे हैं तो उसी थोड़ी सी डेप्थ एक स्टेप आगे हमें उस हिसाब से करनी रहती है हमारी तैयारी। तो भीमबेटका केव्स कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन में। खजुराहो के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर में। और खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, चंदेलाज ने बनाए थे ये। ठीक है, और वकांकर, वकांकर का नाम रख दिया गया है रत्नापानी टाइगर रिजर्व का। और सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था उनकी कंजर्वेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे ना मेजर सी पोर्ट से रिलेटेड था, तो वो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सी पोर्ट के बारे में पढ़ना है। और जो मेजर सी पोर्ट है, टोटल मेजर सी पोर्ट कितने हैं अपने इंडिया में, 12 है सर। पहले 13 होते थे, अब 12 है, क्योंकि चेन्नई का और ये जो है कामराजार, चेन्नई और कामराजार को मर्ज कर दिया गया है। पहले 13 थे, 12 हो गए हैं। तो कोई पूछ ले पेपर में कितने हमारे मेजर सी पोर्ट है, तो 12 है। कहाँ कहाँ है, गुजरात, गुजरात में कौन सा सर, कांडला। गुजरात में कांडला पोर्ट कहाँ पे है, कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में पाया जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट। मैंने सारे न्यूज इधर लिख दिए हैं, और आप कॉपी में नोट्स बना सकते हो ऐसे। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा है, मुंबई पोर्ट, सबको पता है मुंबई महाराष्ट्र में है। एक ये याद रखना आपको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। गोवा में कौन सा, गोवा में मर्मागांव, मर्मागांव। कर्नाटका में न्यू मैंगलोर, ये मैंगलोर है दोस्तों, ना कि बेंगलोर। बेंगलोर अलग है और मैंगलोर अलग है। कोचीन में क्या है, केरला। ओके, हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता पोर्ट यही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बोलते हैं इसको। तो दो ही पोर्ट है जिनके दूसरे नाम है, दीनदयाल पोर्ट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और उड़ीसा में क्या नाम है, प्रदीप पोर्ट। आप मेरे नाम से याद रख सकते हो, उड़ीसा में प्रदीप पोर्ट। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ठीक है, और चेन्नई और एन्नौर को आपको पता ही है। ठीक है, मर्ज कर दिया गया है। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे है। और एक क्या नाम है उसका, टुट्टीकोरिन पोर्ट भी तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, ये 12 के 12 याद करना, कॉपी पे लिखना, एक दो बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएंगे। लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पोर्ट है कार्गो हैंडलिंग में कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट गुजरात में। देखो दोस्तों, जो कांडला पोर्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लार्जेस्ट पोर्ट भी है, ये लार्जेस्ट पोर्ट भी है।
ठीक है। और कंटेनर के रिगार्डिंग लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई में है। ठीक है। मोस्टली अगर कुछ भी ना लिखा हो ना तो वो कार्गो वाला माना जाता है। अगर ये पूछ ले लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, डायरेक्ट आप कांडला करोगे। ठीक है। कार्गो हैंडलिंग में, कार्गो मतलब सामान से रिलेटेड है। कंटेनर, कंटेनर पता ना, वो बड़े बड़े कंटेनर में सामान रख के जाते हैं। ठीक है ना। आपने पुष्पा 2 देखी हो, स्टार्टिंग का सीन होता है तो पुष्पा जो बाहर एंट्री लेता है वो कंटेनर से बाहर लेता है, उसको बोलते हैं कंटेनर। ठीक है। ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? सबसे पुराना पोर्ट चेन्नई का पोर्ट है, सबसे पुराना। सबसे बड़ा कौन सा है? कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट जिसके बोलते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? संघाई। वर्ल्ड का सबसे बड़ा संघाई का पोर्ट है। संघाई कहाँ पे है? चाइना में है, सबसे बड़ा है। ऐसी थोड़ी सी स्टैटिक जीके के वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। जब कोई भी आप आर्टिकल को पढ़ो, देखो, तो उसको वही लिख लो ताकि हमारा 360 डिग्री चीजें कवर हो जाएं। ठीक है ना दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है। ये किसके लिए, किसकी याद में मनाया जाता है? इसके पीछे की स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे? 15 जनवरी 1949, हमारी आजादी के 2 साल बाद, लगभग लगभग 1949 को जनरल KM करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी। अच्छा सर, हम जब आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गए थे तो 15 जनवरी 1949 तक कौन थे हमारे इंडियन आर्मी के चीफ? वो अंग्रेज ही होते थे। ठीक है। तो फिर हमने पहली बार इंडियन जो आर्मी थी उसका चीफ, पहला भारतीय कौन था? वो KM करियप्पा था। और उन्होंने कब ज्वाइन किया था? 15 जनवरी को ज्वाइन किया था, तो एज ए चीफ। तो उस दिन हम 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। फर्स्ट आर्मी चीफ कौन है? KM करियप्पा है। आज कौन है हमारी आर्मी के चीफ? वो उपेंद्र जी हैं, उपेंद्र। आज उपेंद्र जी हैं, फर्स्ट KM करियप्पा था। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया करंट अफेयर का उपेंद्र जी। तो ऐसे थोड़ा लिंक करके पढ़ो। KM करियप्पा फिर रिटायर कब हुए? रिटायर हो गए थे जी 14 जनवरी 1953 को। 1949 में आए थे, 1953 लगभग 4 साल इन्होंने अपनी सेवा दी, फिर ही रिटायर हो गए। तो 14 जनवरी को एक दिन और बनाया जाता है, उस दिन बनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। वेटरन्स डे, जो लोग शहीद हो गए। आर्म्ड फोर्सेज मतलब तीनों आ गई, जल थल, ये सारी सेवाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। वेटरन्स डे तो क्योंकि ये इस दिन रिटायर हुए थे। ठीक है। तो 15 जनवरी को इन्होंने ज्वाइन किया, 14 जनवरी 1953 को ये रिटायर हुए थे। तो उस दिन हमारे 2 दिन बनाए जाते हैं, ये आप याद रखना। KM करियप्पा। और आप इससे रिलेटेड एक न्यूज और याद रखना, एक फैक्ट और है। KM करियप्पा और जनरल सैम मैनेकशॉ, जनरल सैम मैनेकशॉ, इनको टाइटल दिया गया, फील्ड मार्शल का टाइटल मिला है। सिर्फ 2 लोगों को मिला है आज तक, ये सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल टाइटल मिला है। वो 2 लोग कौन है? KM करियप्पा और जनरल सैम मैनेकशॉ, ये 2 लोग थे। इन्होंने ऐसा क्या किया? आपने मूवी भी देखी होगी विकी कौशल की, जनरल सैम मैनेकशॉ बने हैं वो। ये 1971 की जो लड़ाई हुई थी ना, उसमें इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था। और KM करियप्पा साहब ने 1947 में देश आजाद हुआ तो 1948 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, तो इन्होंने तब बहुत अहम रोल अपनाया था KM करियप्पा साहब ने। जो आप आज का POK सुने हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये तभी की वो है। इन्होंने हमला कर दिया इंडिया के ऊपर। ठीक है। फिर इंडिया ने रिटेलिएट किया, रिटेलिएट किया, अच्छी सी वो हो गई। तो नेहरू साहब UN में चले गए और UN ने कहा कि आप जहां हो वहीं रुक जाओ और आप कोई वो नहीं करोगे। तो नेहरू साहब की थिंकिंग ये थी कि UN जो बहुत वर्ल्ड की पंचायत माना जाता है, उन्होंने जो कहा है हम उस चीज को स्वीकारेंगे और UN जो फैसला लेगा वो अच्छा ही लेगा। उनकी ऐसी थिंकिंग थी, लेकिन वो काफी महंगी साबित हुई। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है, वो 1948 में लिया था। ठीक है ना। वो थोड़ी सी हमारी डिप्लोमेटिक वो लगा लो या थिंकिंग लगा लो, इंसान कई बार ट्रस्ट में कुछ चीजें हार जाता है। तो KM करियप्पा साहब ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। और साम मैनेक साहब ने 1971 में जब बांग्लादेश बना था। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, आई विल टेक ग्रीनलैंड। ट्रम्प साहब अलग ही खेल खेल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, आप देख ही रहे हो। पहले उन्होंने क्या किया? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बेडरूम से उठा लिया। ठीक है। क्यों उठा लिया? क्या रीजन दिया? वो बोला कि नशा बेचता है और हमारे जो देश के लोग हैं उस नशे का सेवन करते हैं और उससे काफी यंग है वो लोग मर रहे हैं। तो ये कहा कि उन्होंने उठा लिया, लेकिन वजह ये थी वेनेजुएला के जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर ट्रम्प की नजर है।
ठीक है, अब वो ग्रीनलैंड लेना चाहता है। वो बोला बिडू क्या करे ग्रीनलैंड लेके, लेकिन वो लेना चाहता है, ये ट्रम्प है, कुछ भी कर सकता है। तो ग्रीनलैंड, सबसे पहले आप ये जानना, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है। ये डेनमार्क है जो नाटो का पार्ट है। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए ने ही बनाई थी, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, जो पीवाईक्यू है। आप याद रखना, नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और डेनमार्क उसका पार्ट है। और डेनमार्क क्या, यूएसए भी उसका पार्ट है और यूएसए ने ही बनाई थी। और इसमें एक आर्टिकल है, नाटो में लिखा है कि किसी ने अगर किसी भी देश के, मतलब मान लो इसमें 31 देश है और 31 देश में किसी एक के ऊपर अटैक कर दिया, मान लो डेनमार्क के ऊपर अटैक कर दिया किसी ने, तो बाकी सारे देश मिलके उस देश के खिलाफ अटैक कर देंगे। मतलब एक के खिलाफ अगर अटैक किया तो सभी 31 देशों के खिलाफ अटैक माना जाएगा। और यही इसकी पावर है, स्ट्रेंथ है इस नाटो की। इसलिए नाटो बनाया था यूएसए ने, रशिया के खिलाफ बनाया था, ठीक है। लेकिन अब ट्रंप साहब डेनमार्क के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो कि नाटो का पार्ट है और नाटो में यूएसए भी है। तो समझ रहे हो, बड़ी ही मतलब हिपोक्रेसी है ये। और तो क्या ही कहूंगा मैं इसके बारे में। तो इससे ना नाटो की मतलब एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो सबसे पहले देखिए कि ग्रीनलैंड है कहां पे। ये रहा ग्रीनलैंड, ये रहा यूएसए, बहुत दूर है ऐसे तो यूएसए से। देखिए ये आर्कटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशियन है ये, ठीक है। दूसरा एंगल से देखिए, ये ग्रीनलैंड है, इस साइड यूएसए हो गया, ये हो गया यूरोप। ये क्या हो गया, पूरा यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और डेनमार्क कहाँ, ये रहा डेनमार्क। डेनमार्क ये है, लेकिन ये इसकी टेरिटरी थोड़ा दूर पड़ता है ये, ठीक है। तो फिर बात ये हुई कि ग्रीनलैंड लेना क्यों चाहता है, ट्रंप के मंसूबे क्या हैं दोस्तों। ये ग्रीनलैंड देखिए, ठीक है, ये यूएसए इधर, ये देखिए आर्कटिक ओशियन है ये पूरा, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है और अलग अलग नए रास्ते निकल रहे हैं जो पहले नहीं थे। पहले जहां पर बर्फ थी, बर्फ पिघलने की वजह से नए नए रास्ते निकलने जा रहे हैं। और इस आर्कटिक ओशियन जो आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है, किसी ने डिस्कवर नहीं किया है, यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ मेटल है यहाँ पर। रेयर अर्थ मेटल बहुत प्रीशियस होती है। मान लीजिए लिथियम का भंडार मिल गया नीचे, कोल मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया यहाँ पर आर्कटिक ओशियन, जिसको मिल गया उसके बदले बदले हो जाएगी। तो रशिया तो चाह रहा है, ये रहा रशिया, रशिया सोच रहा है कि मैं पहले ले लूं। ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा और ग्रीनलैंड लेने के बाद फिर आर्कटिक ओशियन के ऊपर नजर अच्छे से रख पाऊंगा मैं, ठीक है। असली कहानी तो ये है। और डेनमार्क ये रहा और ये रहा वो। ये पूरी कहानी है उसके पीछे की, और पूरी कहानी हम जब समझते थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है चीजें पढ़ना, और फिर मजा भी आता है, ठीक है ना। तो ट्रम्प साहब ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इसका मतलब है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते थे ना, अकबर, अकबर की खास बात क्या थी, उनकी अचीवमेंट क्या थी, तो उसको बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कि मतलब जब वो राजा बने तो उन्होंने इतनी टेरिटरी अपने अंडर ले ली। तो ट्रम्प साहब भी अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि देखो मैंने अपनी जो यूएसए है उसके पीछे मतलब एक टेरिटरी को बढ़ा के गया। जैसे कोई एक बाप होता है, जमीन खरीद लेता है 2-4 एकड़, तो बाहर बोलते हैं कि सामाजिक उसमें कि देखो ये तो कुछ ना कुछ जोड़ के गया है, जमीन जोड़ के गया अपने बच्चों के लिए। तो वही जो 19th सेंचुरी की सोच है कि टेरिटरी को ऐड किया जाए, तो वो ट्रम्प साहब की कहीं ना कहीं दिखती है। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया, न्यू सी रूट ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस, रेयर अर्थ मटेरियल मिलेंगे जो कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत सहयोग उसको होगा। नेक्स्ट आर्टिकल, अपार आईडी, पहली फुल फॉर्म देखिए अपार आईडी की, ऑटोमेटेड परमानेंट परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दोस्तों मैं स्कूल में हूं, तो मैंने बच्चों की खुद आईडी बनाई है, अपार आईडी। ये क्या है कि एक बच्चे की एक आईडी हो जाएगी, जैसे एक आधार कार्ड होता है, ऐसे एक अपार आईडी दे दी जाएगी। वो नर्सरी से पीएचडी कर लो तुम, कुछ भी डिप्लोमा डिग्री कहीं भी कर लो, वो आईडी डालनी है। फिर आपका मान लो इंटरव्यू है या कहीं और आपको जाना है, तो आपको सिर्फ अपार आईडी बतानी है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां पर देख लिए जाएंगे, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देख लिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के, आपके कितने नंबर आए हैं, आपका एकेडमिक कैसा रहा है, आपका बिहेवियर कैसा रहा है, वहां पर सब चीजें मिल जाएंगी। तो आपको सब डिजिटल हो रही हैं चीजें, तो इसलिए ऑटोमेटेड अपने आप चीजें उसमें ऐड होती रहेंगी, ऑटोमेटेड 10वीं करने के बाद 12वीं में, ठीक है ना, परमानेंट रहेगी एकदम। एकेडमिक
अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है ना, एकेडमिक अकाउंट, एकेडमिक का अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट होता है ऐसे एकेडमिक अकाउंट रहेगा वो। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है ना, स्टार्ट कब हुई, 2023 में स्टार्ट हुई है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सरकार इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। ऊपर से बार बार ईमेल आते रहते हैं कि आप अपनी अपार आईडी पूरी कीजिए, अपार आईडी पूरी कीजिए, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म बताना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए किससे रिलेटेड है। धन्यवाद दोस्तों, आज की करंट अफेयर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।